वेलकम टू फिल्म हिस्ट्री हिंदी। कहते हैं जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है, लेकिन क्या हो अगर वो आत्मा अपने ही परिवार को डराने वापस लौट आए। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इंडोनेशियन हॉरर मूवी सैटन्स स्लेव को, जो आपको आखिरी सीन तक डर और सस्पेंस में बांधे रखेगी। कहानी की शुरुआत होती है इंडोनेशिया के एक छोटे से विलेज से। समय है 1981। एक परिवार को दिखाया जाता है जहाँ सबसे बड़ी बेटी रिनी, उसके 3 भाई टोनी, बॉन्डी और इयान जो बोल नहीं सकता है, माँ मावरनी, पिता और एक दादी है। माँ एक मशहूर सिंगर थी पर काफी वक्त से बीमार है, जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। रिनी अपने छोटे भाइयों के साथ होती है कि तभी उसे घंटियों की आवाज आती है जो उसकी बीमार माँ बजा रही थी। दरअसल वो इतनी बीमार है कि वो ना ही बोल सकती है और ना ही अपने बेड से उठ सकती है। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती वो घंटी बजाती। रिनी अपने माँ के पास जाती है जो छत की तरफ देख के बहुत डर रही है, पर रिनी को वहाँ कोई नहीं दिखता है। अब शाम में रिनी का भाई टोनी कॉलेज से आता है, जिसने अपनी बाइक और घड़ी बेच दी है ताकि घर में कुछ पैसे आ सके। तभी फिर से उन्हें घंटी की आवाज आती है। इस बार टोनी अपनी माँ के पास जाता है और कुछ देर उनके साथ रहता है। अब आधी रात में रिनी को घंटी की आवाज आती है। वो उठकर अपनी माँ के पास जाती है जो खिड़की के पास खड़ी है। वो अपने माँ के पास आती है पर वो कोई और है। रिनी की माँ अभी भी बेड पे है। वो औरत रिनी को एक क्रीपी सी स्माइल देती है। तभी रिनी की नींद खुलती है। ये बस एक सपना है। अचानक सच में रिनी को घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो फिर से अपनी माँ के कमरे में जाती है। फिर से खिड़की के पास कोई खड़ा है। वो रिनी की माँ ही थी जो बहुत अजीब हरकत कर रही थी। अचानक वो जमीन पे गिर जाती है। तभी रिनी अपने पिता और भाई को चीख चीख के बुलाती है। दरअसल रिनी की माँ की मौत हो चुकी है। पूरे परिवार में मातम छा जाता है। अगले दिन इस्लामिक रिचुअल के साथ मावरनी का अंतिम संस्कार किया जाता है। आसपास के सभी लोग रिनी के घर प्रेयर करते हैं ताकि उसकी माँ की आत्मा को शांति मिल सके। पिता इयान और बॉन्डी को सुलाते हैं। घर के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए रिनी के पिता शहर जाकर काम करना चाहते हैं ताकि कुछ पैसे कमा सके। वो रिनी और टोनी को घर की और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी देते हैं। अब रात में टोनी को घंटी की आवाज सुनाई देती है, पर अब उसकी माँ जिंदा नहीं है तो घंटी कौन बजा रहा है ये देखने के लिए टोनी माँ के कमरे में जाता है। तभी घंटी नीचे गिरती है। ये देख टोनी बहुत डर जाता है और वापस अपने कमरे में आकर सो जाता है। अगले दिन रिनी को भी कुएं के पास किसी के होने का एहसास होता है, मानो घर में कोई और भी है। अब शाम में रिनी की दादी आती है ताकि वो भी बच्चों का ख्याल रख सके। रात में टोनी रेडियो में गाने सुन रहा होता है कि तभी एक डरावनी आवाज में कोई उसे पुकारता है। वो देखता है उसके बगल में उसकी माँ की आत्मा है जो उसे बाल में कंघी करने को बोल रही है। तभी टोनी लाइट ऑन करता है पर वहाँ कोई नहीं है। टोनी को लगता है ये उसका वहम था, इसलिए वो सो जाता है। उसी रात बॉन्डी और यान को भी उसकी माँ का घोष दिखता है, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। अगले दिन टोनी अपनी माँ की कंघी और घंटी को उसके कब्र में दफना देता है। उधर गांव के मौलवी का बेटा हेनरा रिनी से बात करता है। वो बताता है कि फ्यूनरल के दौरान उसे एक औरत दिखी थी जो उस गांव की नहीं है। उसका चेहरा भी अजीब था और वही औरत फिर से उसे उसके घर में दिखाई थी। रिनी कहती कि वो औरत कैसी दिखती है। हेनरा बताता है कि उसका चेहरा तुम्हारी माँ की तरह था, पर वो तुम्हारी माँ नहीं है, एक एविल एंटिटी है। वो रिनी और उसके भाई को अपने घर में आकर रहने को कहता है। रिनी उसे थैंक्स कहती है, पर वो अपने पिता के आने से पहले कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती है। रिनी वापस घर आती है। तभी वो देखती है दादी व्हील चेयर पे नहीं है। रिनी और बॉन्डी घर में उन्हें ढूंढते हैं। तभी रिनी को बॉन्डी के चीखने की आवाज आती है। वो भागकर बॉन्डी के पास जाती है जो कुएं के पास है। दरअसल कुएं के अंदर दादी की बॉडी है। कुछ ही देर में पड़ोस के कुछ लोग आकर दादी की लाश निकालते हैं। उनका भी अंतिम संस्कार किया जाता है। रिनी को दादी के कमरे से एक लेटर मिलता है जिसे वो किसी बूढ़ी मैन को भेजना चाहती थी, पर उससे पहले उनकी मौत हो गई। अब रिनी हेनरा से मदद मांगती है ताकि वो उस एड्रेस पे जाके पता कर पाए कि ये लेटर किसके लिए है और मरने से पहले दादी उसे ये लेटर क्यों देना चाहती थी। हेनरा रिनी को उस एड्रेस पे ले जाता है। रिनी दरवाजा नॉक करती है। तभी एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है। रिनी उसे अपने दादी का नाम बताती है और वो लेटर उसे देती है। रिनी कहती है कि उसकी दादी ने ये लेटर आपके लिए लिखा था, वो आपसे मदद क्यों मांगना चाहती थी। बूढ़ी मैन पहले उसे डांटता है कि उसे इस तरह किसी के लेटर को नहीं पढ़ना चाहिए था। रिनी उससे माफी मांगती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे पूरी सच्चाई बताए। बूढ़ी मैन उसे उसके परिवार का वो इतिहास बताता है जो रिनी को पता नहीं था। वो बताता है कि उसकी दादी को उसकी माँ पसंद नहीं थी। वो इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि उसकी माँ एक सिंगर थी। फिर भी उसके पिता ने मावरनी से शादी की। कुछ दिन बाद उन्हें पता चलता है कि मावरनी माँ नहीं बन सकती है। तभी रिनी कहती है कि फिर हम भाई बहन कैसे पैदा हुए। वो बताता है कि तुम्हारी माँ ने शैतान से सौदा किया कि अगर वो उन्हें बच्चे का सुख देगी तो वो अपना आखिरी बच्चा शैतान को सौंप देगी। जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई
और 4 बच्चों को जन्म दिया। सौदे के मुताबिक उसे इयान को शैतान के हवाले करना था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से वो बीमार रहने लगी और अंत में उसकी मौत हो गई। अब शैतान तुम्हारे सबसे छोटे भाई को लेने आएगा, इसलिए तुम्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। वो रिनी को एक आर्टिकल पढ़ने देता है जिसमें उसके कई कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। वो उन्हें जाने को कहता है। हेनरी उसे अपना नंबर देता है ताकि अगर उसे कुछ बताना हो तो वो उसे कॉल कर सके। रिनी वापस अपने घर जाती है। धीरे धीरे घर में सुपरनेचुरल घटनाएं बढ़ने लगती है। बॉन्डी बार बार अजीब हरकतें कर रहा था और इयान को एक घोस्ट हॉन्ट करता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। उधर रिनी को भी म्यूजिक सिस्टम में एक अजीब एंशिएंट लैंग्वेज की चैंटिंग सुनाई देती है। अब रिनी अपने भाई इयान को उठाने जाती है, पर वो कमरे में नहीं है। पूरे घर में खोजने के बाद रिनी घर के बाहर पड़े संदूक में देखती है जिसमें इयान सोया हुआ है। शायद रात में डर के वो यहाँ आ गया होगा। रिनी उसे घर में ले जाती है। तभी टोनी रिनी से उस मैगजीन के बारे में पूछता है जो उसे बॉडी मैन ने दिया था। रिनी कहती है कि उसे वो मैगजीन बकवास लगी, इसलिए उसने नहीं पढ़ा था, पर टोनी ने उस मैगजीन को पढ़ लिया था। वो कहता है इस मैगजीन में एक कल्ट के बारे में बताया गया है। जिन लोगों को बच्चे नहीं होते हैं वो इस क्लब से जुड़ते हैं, जिसके बाद उन्हें बच्चे होते हैं। पर इस क्लब का एक नियम है कि जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है उन्हें अपने आखिरी बच्चे को जब वो 7 साल का होगा उसे कल्ट को सौंपना होगा, वरना वो मरे हुए लोगों को भेजेंगे। टोनी रिनी को कुछ तस्वीर दिखाता है जिसमें उसकी माँ के साथ कुछ अनजान लोग हैं जो उसके साथ हमेशा होते हैं। टोनी को यकीन है कि ये वही कल्ट के लोग थे। अब वो समझ चुके हैं कि इयान अभी 7 साल का होने वाला है और कल्ट के लोग उसे ही ले जाने आएंगे। रिनी को ये सब बस फालतू कहानी लगती है। तभी इयान वहाँ आता है जो कहता है उसे भूख लगी है। रिनी उसे खाना देती है। तभी उसके पीछे उसकी दादी की व्हील चेयर धीरे धीरे आती है। उसकी नजर सामने शीशे में पड़ती है जहाँ उसे दादी का घोस्ट दिखता है। वो बहुत डर जाती है और गांव के मौलवी यानी हेनरा के पिता को बुलाती है। वो पूरे घर में घूम घूम कर नेगेटिव एनर्जी को महसूस करते हैं और आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो रिनी को बताते हैं कि हो सकता है उसकी दादी की रूह उनकी हिफाजत कर रही हो। अक्सर घर के बूढ़े बुजुर्ग मरने के बाद भी अपने परिवार की रक्षा करते हैं। मौलवी रिनी को रात में सोने से पहले प्रेयर करने को कहता है ताकि ईश्वर उसके परिवार को बुरी शक्तियों से बचाए। रात में रिनी मौलवी की बात मानकर प्रेयर करने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसके आसपास है। वो पीछे देखती है पर वहाँ कोई नहीं है। तभी उसके सामने वही एविल एंटिटी आ जाती है जिससे रिनी बहुत डर जाती है। वो अपने भाइयों को लेकर मौलवी के घर की तरफ भागती है। मौलवी उन्हें अपने घर के अंदर ले आता है। अगली सुबह रिनी उस मैगजीन में लिखे आर्टिकल को पढ़ती है। रिनी को लगता है कि वो घोस्ट उसकी माँ का है, पर टोनी कहता है कि वो माँ नहीं है बल्कि उनके शक्ल में शैतान है। रिनी टोनी से पूछती है कि आर्टिकल में उस शैतान से बचने का कोई तरीका है। टोनी कहता है उससे नहीं बचा जा सकता है, पर हम एक काम कर सकते हैं। सैटन इयान को उसके 7वें बर्थडे के दिन ले जाने आएगा, लेकिन हम मिलकर किसी तरह इयान को उस दिन बचा ले तो सैटन का सौदा टूट जाएगा। अब हेनरा को बुली मैन का कॉल आता है। उसके पास रिनी के परिवार के लिए कुछ मैसेज है, इसलिए वो अकेले ही वहाँ चला जाता है। वहाँ पहुंचकर बुली मैन उसे कुछ बातें बताता है और अपने लेटेस्ट आर्टिकल का एक कॉपी देता है जिसमें शायद कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी जिससे रिनी के परिवार को बचाया जा सके। हेनरा वहाँ से निकलता है। बूढ़ी मैन उसे वार्न करता है कि उसे ध्यान से जाना होगा क्योंकि कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश भी करेंगे, और यही होता है। रास्ते में हेनरा का बहुत बुरा एक्सीडेंट किसी अनजान कारण से होता है। उसके बॉडी को घर लाया जाता है। अपने इकलौते बेटे का ये हाल देख मौलवी पूरी तरह टूट जाता है। रिनी को भी बहुत दुख होता है, लेकिन उसे बूढ़ी मैन का लेटर मिल जाता है। हेनरा का अंतिम संस्कार किया जाता है। रात में रिनी को हेनरा की रूह दिखती है। वो खिड़की के पास जाती है, तभी कोई बाहर से उसका हाथ पकड़ लेता है। टोनी अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करता है। मौलवी ये सब देखता है पर उनकी कोई मदद नहीं करता है। किसी तरह टोनी अपनी बहन को उस शैतानी शक्ति से छुड़ा लेता है और वापस चारों अपने घर आ जाते हैं। अब उसी वक्त रिनी के पिता भी शहर से वापस आ जाते हैं। अपने पिता को देख सभी बच्चे उनसे लिपट जाते हैं। रिनी के पिता मावर्नी से रिक्वेस्ट करते हैं। रिनी के पिता मावर्नी यानी रिनी की माँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी रक्षा करे, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाए। रिनी भी अपने पिता से बात करती है। तभी उन्हें टोनी के चिल्लाने की आवाज आती है। रिनी और उसके पिता भागकर टोनी के पास जाते हैं। दरअसल इयान टॉयलेट में था। तभी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। रिनी के पिता किसी तरह से दरवाजा तोड़ते हैं। सामने एक औरत की रूह इयान को कुएं के अंदर ले जाती है। वो भी कुएं के अंदर कूद जाते हैं। कुछ देर में उन्हें इयान मिल जाता है। दोनों भाई बहन अपने पिता को खींचकर बाहर निकालते हैं। वो सभी वहाँ से भागते हैं। तभी रिनी देखती है
घर के बाहर मरे हुए लोगों की भीड़ खड़ी है जो शायद इयान को लेने आए थे, पर इस बार वो डरती नहीं है और गुस्से में उन्हें यहाँ से चले जाने को कहती है। तभी पूरे घर में मानो तूफान आ जाता है। ऐसा लगता है कि अब घर बस गिरने वाला है। इस बार वो सैटर्न इयान को लेने आ जाता है। रिनी, उसके पिता और टोनी एक कमरे में बंद हो जाते हैं और इयान को शैतानी ताकत अपनी ओर खींचने लगता है। बॉन्डी वही है पर बहुत डर चुका है। वो अपने भाई को देखता है पर कुछ कर नहीं पाता है। इयान अपने भाई बॉन्डी को चीख चीख कर खुद को बचाने बोलता है। तभी बॉन्डी हिम्मत करके इयान को बचा लेता है, जिससे शैतान वापस चला जाता है। अब घर बिल्कुल शांत हो जाता है। रिनी के पिता गुस्से में बाहर निकलते हैं और उन मरे हुए लोगों को चीख के कहते हैं कि वो उनके किसी भी बच्चे को नहीं देगा और कोई उससे उनका बच्चा छीनेगा तो उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। टोनी अपने पिता को घर में वापस ले जाता है। वो मरे हुए लोग कुछ इशारा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें लगता है खतरा टल गया। अगले दिन सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ से शहर में शिफ्ट होने का डिसाइड करते हैं। शाम में मौलवी रिनी के पिता से मिलता है और उन्हें उनकी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देता है और माफी मांगता है कि वो कल रात उनकी मदद नहीं कर पाया। रिनी के पिता कहते हैं कि आपने मेरे बच्चों का ख्याल रखा, इसके लिए शुक्रिया। रिनी जंगल की तरफ घूमने निकलती है जहाँ उसे कुछ लाल रंग के बीज दिखते हैं। वो कुछ बीज अपने पास रख लेती है। रात हो जाती है। मौलवी अभी भी उनके घर में है क्योंकि आज रात 12 बजे इयान का बर्थडे है। रिनी अपने भाई के साथ कल की पैकिंग करने लगती है। कुछ देर बाद रिनी को वो लेटर मिलता है जो बूढ़ी मैन ने हेनरा को दिया था। रिनी उसे पढ़ती है, जिसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वो टोनी को जगाती है और कहती है कल जो घोस्ट आए थे वो बस ये देखने आए थे कि हम इयान को देना चाहते हैं या नहीं। हमने नहीं दिया, इसलिए अब शैतान उनकी माँ को भेजेगा अपने बेटे को लाने के लिए। तभी उन्हें घंटी की आवाज आती है। वो दरवाजे के बाहर देखते हैं जहाँ उनकी माँ है। डर से वो दरवाजा बंद कर देते हैं। मावरनी अपने पति को भी हॉन्ट करती है। उधर मौलवी को उसका बेटा दिखता है। वो उसके पास जाता है। तभी उसके बेटे की रूह उस पे हमला करके उसे मार देती है। अब पूरे घर को मुर्दों ने घेर लिया है। रिनी की माँ इयान को पोसेस करके अपने साथ ले जाती है। पूरा परिवार चाहकर भी इयान को नहीं बचा पाता है। अब वो मुर्दे रिनी और उनके परिवार के ऊपर हमला करते हैं, जिससे बच के वो एक कमरे में छुप जाते हैं। पर कभी भी वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकते हैं। तभी पिछले दरवाजे से बूढ़ी मैन वहां जाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। सभी जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। बूढ़ी मैन गाड़ी स्टार्ट करता है पर कार स्टार्ट नहीं हो रही है। धीरे धीरे वो मुर्दे ज़ॉम्बी की तरह उनके कार के पास आने लगते हैं, लेकिन समय रहते बूढ़ी मैन कार स्टार्ट कर लेता है और सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सभी की जान बच जाती है पर वो इयान को नहीं बचा पाते हैं। अगले दिन सभी लोग अपने नए घर में होते हैं। सैटर्न का सौदा पूरा हो चुका है और अब रिनी, उसके पिता और दोनों भाई सेफ हैं। पर शायद ऐसा नहीं है क्योंकि जिस अपार्टमेंट में वो रहते हैं उसके ठीक सामने वाले घर में एक और कपल है जिसे रिनी कुछ खाने को देती है। हम उसके घर में वही लाल रंग वाले बीज को देखते हैं, यानी ये वही कल्ट के लोग थे जो पूरी दुनिया में घूमकर अपने शैतानी कल्ट को बढ़ा रहे थे ताकि शैतान और भी ताकतवर हो और एक दिन उसी का राज हो। मूवी यही खत्म होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।